हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर दो, आप टारगेट कर दो, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एडिटोरियल इनसाइट का। आज के सेशन में जो वोकैबुलरी है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड्स है काफ़ी क्रूशियल है, साथ ही साथ उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमने जितने भी सेशन अभी तक किए हैं उनकी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट ही रही है, रेलेवेंट ही रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए उन वोकैबुलरी को देखेंगे, जानेंगे, साथ ही साथ आर्टिकल भी रीड करेंगे, ये भी समझेंगे कि ऑथर का ओपिनियन क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑथर हमसे शेयर करना चाहते हैं। और फाइनली उस आर्टिकल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है आरसी के, वो भी हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे। जो पहला वर्ड है हमारा वो है एग्रेजियस। ठीक है, एडजेक्टिव है। अब एग्रेजियस किसे कहते हैं? ऐसी कोई चीज जो बहुत बुरी है, एक्सट्रीमली बैड है, हॉरिफिक है, वेरी बैड है, उसे हम कहते हैं एग्रेजियस। सिनोनिम्स आउटरेजियस, अपॉलिंग, इन दोनों का ही मतलब होता है वेरी बैड। ठीक है, शॉकिंग, इतनी बुरी है कि आपको सरप्राइज कर देगी कि कोई चीज इतनी बुरी कैसे हो सकती है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? मार्वेलस मतलब इनक्रेडिबल, impressive, laudable, praiseworthy, मतलब ऐसी कोई चीज जो इनक्रेडिबल है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, इंप्रेसिव है या लॉडेबल है, मतलब इतनी अच्छी है कि आप उसको प्रेज करते हो। सेकेंड वर्ड आउटलैंडिश, ये भी एडजेक्टिव है। आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो विचित्र है, स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है। ठीक है, उसे हम कहते हैं आउटलैंडिश। स्ट्रेंज और एक्सट्रीमली अनयूजुअल मतलब एक तरह से काइंड ऑफ रेयर है, क्योंकि अनयूजुअल है तो रेयर है तो मिलती नहीं है, और थोड़ी सी विचित्र भी है, अजीब सी भी है। सिनोनिम्स क्या है? बिजार, पिक्यूलियर, दोनों वर्ड्स की मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, अनयूजुअल। एंटोनिम्स कस्टमरी। कस्टमरी क्या होता है? जो कस्टम्स पे बेस्ड हो। कस्टम्स क्या होते हैं? जो प्रैक्टिस जो बहुत समय से चलते आ रहे, जो नॉर्मल है, यूजुअल है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो कस्टमरी हो गया जो नॉर्मल है, यूजुअल है, या कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल वे क्या होता है? जो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होता है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है, जो नॉर्मल होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है, सबको पता होता है कि काफी टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, कोई उसमें कोई अजीब सी बात नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं कस्टमरी या फिर कन्वेंशनल। थर्ड इज कन्नाइविंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। कन्नाइविंग का मतलब क्या होता है? किसी के साथ मिलके स्कीम बनाना, प्लान बनाना, प्लॉट करना। ठीक है, क्या करने के लिए? कोई रॉन्ग चीज या कोई इलीगल चीज, आपको कोई गलत काम करना है, कोई इलीगल चीज करना है और आप प्लान बना रहे हो, स्कीम बना रहे हो किसी के साथ मिलके, तो उसको कहते हैं कन्नाइविंग। सिनोनिम्स कल्यूडिंग, कंस्पायरिंग। कल्यूडिंग एंड कंस्पायरिंग दोनों का ही मतलब होता है किसी के साथ मिलके और किसी और एक प्लान बनाना कुछ करने का, इन ऑर्डर टू डिसीव समवन, ट्रिक समवन, और टू इंगेज इन अ डिसऑनेस्ट एक्ट। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? डिसएग्रीइंग। ठीक है, अब कोई आपके पास आया एक प्लान लेके, एक प्लॉट लेके कि उसको कुछ गलत करना है, कुछ इलीगल करना है, किसी को हार्म होगा, कोई किसी को ट्रिक करना है, एंड यू डिसएग्रीड, आपने मना कर दिया। आप यू डिडंट टेक पार्ट, यू डिडंट पार्टिसिपेट इन दैट एक्शन, दैट एक्टिविटी, यू डिडंट कन्नाइव, यू डिडंट कल्यूड और कंस्पायर, तो आपने क्या किया? डिसएग्री किया, निग्लेक्ट किया, उस चीज को इग्नोर किया। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स उसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड रेकनिंग। सी इट इज वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी है, इसको जेरेंड की तरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो जेरेंड की तरह यूज होती है, और जेरेंड किसका फंक्शन करता है? नाउन का। मतलब ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। रेकनिंग क्या होता है? जो एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग। अब यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है, वर्ब नहीं है। कैसे? क्योंकि इसका मतलब क्या? एक्ट, एक्ट खुद क्या है? नाउन ही है। तो अगर इसकी डेफिनेशन नाउन से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये भी नाउन ही है। ठीक है, तो रेकनिंग यहाँ पे क्या है? द एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग। ठीक है, किसी चीज को कैलकुलेट करना का जो प्रोसेस होता है, जो एक्ट होता है, एक्टिविटी होती है, उसको हम रेकनिंग कहते हैं। सिनोनिम्स कंप्यूटेशन, कंप्यूट करने की एक्टिविटी यानी कैलकुलेट करने की एक्टिविटी, टैली, कैलकुलेट। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो गए? कंजक्चर। अब कॉन्जेक्चर क्यों एंटोनिम है इसका? क्योंकि कॉन्जेक्चर एंड एस्टिमेशन, इन दोनों का बेसिस क्या होता है? गेस।
एस्टिमेट, ठीक है। आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है बट हमें गेस बनाते हैं, ठीक है, जो भी हाफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है या जो हमारा ओपिनियन है, बायस है, जो भी लगा के हमें गेस करते हैं या एक एस्टिमेट करते हैं। बट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक प्रेसाइज नंबर मिलता है जो बहुत बहुत क्लोज, या तो वो प्रेसाइज होता है या तो वो बहुत क्लोज होता है एक्यूरेसी के। इसीलिए कंप्यूटेशन, टैली और रेकनिंग का एंटोनिम कंजक्चर हो सकता है, क्योंकि गेस उतना एक्यूरेट नहीं होता है, उतना प्रिसाइज नहीं होता है। सिमिलरली एस्टिमेशन में क्या होता है, अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है, प्रिसाइज तो नहीं होता। फिफ्थ, मिल्क्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब मिल्क्ड का मतलब क्या होता है, किसी सिचुएशन से ज्यादा एडवांटेज, बेनिफिट निकाल लेना, ठीक है, डिसऑनेस्ट वे में, अनफेयर वे में, ठीक है, किसी सिचुएशन को इतना यूज करना अनफेयर वे में, डिसऑनेस्ट वे में इतना यूज करना कि आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए और मैक्सिमम एडवांटेज मिल जाए, उसको कहते हैं मिल्क करना, उस सिचुएशन को मिल्क करना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, लेवरेज्ड, दोनों का मतलब क्या होता है, यूज करना मैक्सिमम एडवांटेज या बेनिफिट गेन करने के लिए। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, स्क्वांडर्ड, वेस्ट करना, केयरलेसली, क्योंकि आपको उस चीज की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, यू डोंट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ दैट इवेंट, दैट सिचुएशन, तो आप उसको बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। सिक्स्थ, कमांडियर, वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है, जिसको फर्स्ट फॉर्म भी हम कहते हैं, जो हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, बिना एस और ईएस वाली फॉर्म। कमांडियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पोजेशन ले लेना बिना राइट या परमिशन के, मतलब आपके पास राइट नहीं है, हक नहीं है, परमिशन नहीं है, आपको मंजूरी नहीं मिली है, पर फिर भी आपने वो चीज ले ली अपने लिए, तो उसको हम कहते हैं कमांडियर। सिनोनिम्स, एप्रोप्रिएट करना, एप्रोप्रिएट मतलब वही होता है बिना परमिशन के किसी चीज को ले लेना। हालांकि एक एप्रोप्रिएट का मतलब ये भी होता है कि सूटेबल, जब इस वर्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो क्या मतलब होता है, फिटिंग, सूटेबल, ठीक है। बट अगर वर्ब की तरह यूज करें तो उसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को ले रहे हो बट आपके पास परमिशन नहीं है उस चीज को लेने की। पर्लोइंग सेम मीनिंग कन्वे करता है, किसी चीज की परमिशन नहीं है फिर भी ले रहे हो। एंटोनिम क्या होगा, रिसीव करना, ठीक है, रिसीव आप कब करते हो, जब आपको सामने से विलफुली दिया जाता है, बेस्टो किया जाता है, मतलब आपके पास परमिशन है उस चीज को लेने की। अर्न करना, ठीक है, आपने मेहनत की है और राइट उस चीज को लेने का आपने अर्न किया है, ठीक है जी, हासिल किया है, तो ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स है। सेवेंथ, फैब्रिकेटेड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। फैब्रिकेट मींस टू क्रिएट समथिंग, यहां पे क्या है, क्रिएट और इन्वेंट समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव, मतलब कुछ इनएक्यूरेट, कुछ गलत, कुछ फॉल्स क्रिएट करना, इन्वेंट करना। क्यों, क्योंकि डिसीव करना है, ठीक है, धोखा देना है, ट्रिक करना है, तो उसको हम कहते हैं फैब्रिकेटेड। सिनोनिम्स, फॉर्ज्ड, अब फॉर्ज्ड के भी दो मतलब होते हैं, एक तो होता है कि बहुत एफर्ट लगा के किसी चीज को क्रिएट करना। सेकंड, फॉर्ज का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना, ठीक है, उसको नकली, फॉल्सिफाइड वर्जन बनाना, उसका नकली वर्जन बनाना। काउंटरफीटेड, काउंटरफीट क्या होता है, नकली चीज, तो नकली चीज बनाने को क्या कहते हैं, काउंटरफीटेड। एंटोनिम क्या होगा, रिवील्ड, आपने जो ट्रुथ था वो रिवील कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम है। 8 इज फ्लैम्बोयेंटली, एडवर्ब है। फ्लैम्बोयेंटली मतलब इस तरह से कि काफी अटेंशन सीख किया जा रहा है, मतलब आप किसी काम को ऐसे कर रहे हो या ऐसे किया जा रहा है कि वो इतना खुला हो गया है, खुल्लम खुल्ला वे में किया जा रहा है कि सबकी नजर पड़ रही है उस पर, इन अ वे दैट इज डिफरेंट, कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटिंग एंड सो अट्रैक्ट्स अटेंशन। यहाँ पे सो अट्रैक्ट्स अटेंशन वाला जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लैम्बॉयेंटली क्या होता है, वो अटेंशन अपनी तरफ खींचता है, लोगों का ध्यान जाता है, जो चीजें फ्लैम्बॉयेंट होती है उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है। फ्लैम्बॉयेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसी का एडवर्ब क्या होगा, इस तरह से करना कि लोगों का ध्यान जाए। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, कंस्पिकुअसली, कंस्पिकुअसली मतलब भी पूरे खुल्लम खुल्ले वे में करना, दिखा के करना। फ्लैशली मींस फ्लैश करना, फ्लैश मतलब दिखाना, तो फ्लैशली दिखा के करना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, डिस्क्रीटली, सीक्रेटली करना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सीक्रेटली, आप बिना किसी को बताए हुए चुपके कर रहे हो, ठीक है, क्वाइटली, चुप चुप होके कर रहे हो, मतलब आप नहीं चाहते हो कि दूसरे लोगों को पता चले, तो दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम। डॉगिंग, ठीक है, अब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसका वर्ब क्या है, डॉग, ठीक है,
मतलब किसी को ट्रबल कॉज करना काफी लंबे समय तक। सिनोनिम्स क्या है? प्लेगिंग, ठीक है, ये भी क्या है? प्लेग की आईएनजी फॉर्म है। इसका भी मतलब क्या होता है? कोई चीज आपको ट्रबल कॉज कर रही है, डिफिकल्टी कॉज कर रही है, परेशान कर रही है, वरी दे रही है। बेडेविलिंग भी बेडेविल का आईएनजी फॉर्म में, इसका मतलब होता है परेशान करना, ट्रबल कॉज करना। एंटोनिम्स क्या होगा? फैसिलिटेटिंग, आप किसी चीज को मदद कर रहे हो, किसी चीज को होने में, किसी को आगे बढ़ने में, डेवलप होने में मदद कर रहे हो आप। सकरिंग, ठीक है, अब सकरिंग किससे बना है? सकर वर्ड से बना है। अब सकर वर्ड क्या होता है? नाउन मीन्स हेल्प, असिस्टेंस। तो सकरिंग हेल्प या असिस्टेंस देना, ठीक। तो ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स। 10th इज एबरेशन, नाउन है। एबरेशन क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो कि यूजुअल नहीं होती है। अ फैक्ट एंड एक्शन और अ वे ऑफ बिहेविंग। कोई फैक्ट है और कोई एक्शन है, कोई किसी ने कुछ कर दिया, कोई फैक्ट है, किसी ने कुछ बोला या लिख दिया, या कोई ऐसा बिहेव कर रहा है जो कि यूजुअल नहीं है, नॉर्मल नहीं है और अनअक्सेप्टेबल है, उसको हम कहते हैं एबरेशन। सिनोनिम्स: एनोमली क्या होती है? डिफरेंट चीज जो कि अनअक्सेप्टेबल है। ऑडिटी, जो चीज ऑड है, अनअक्सेप्टेबल होती है। तो सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स: कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी किससे बना? कंफॉर्म, कॉन्फॉर्म वर्ड से बना है, मतलब टू अग्री, तो जो भी रूल्स है, जो भी लॉज है, रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, उससे अग्री कर रही है, ठीक है। तो कंफॉर्मिटी और स्टैंडर्ड भी वही होता है जो एक्सेप्टेबल वे होता है, ठीक है। जो चीज कंफॉर्म कर रही है वो एक्सेप्टेबल होगी, जो चीज स्टैंडर्ड है वो तो एक्सेप्टेबल वे पे ही बनी हुई है, तभी तो स्टैंडर्ड बनी है। तो कंफॉर्मिटी, स्टैंडर्ड, एक्सेप्टेबल वे में होने को बताते हैं। एनोमली, ऑडिटी, एबरेशन ऐसी कोई चीज जो अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि वो अनयूजुअल है, डिफरेंट है, जो होना चाहिए उससे डेविएट होती है, उससे अलग होती है। 11 ऑब्लिवियस, एडजेक्टिव है। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है? अनअवेयर रहना, आपको कोई चीज पता नहीं है तो आप ऑब्लिवियस हो उस चीज को लेके। सिनोनिम्स: हीडलेस हो, ठीक है, यू डोंट नो अबाउट दैट थिंग, यू आर अनअवेयर, ठीक है। इनकॉग्निजेंट, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस, ठीक है। तो इनकॉग्निजेंस अनअवेयरनेस और इनकॉग्निजेंट होना अनअवेयर होना। एंटोनिम्स क्या है? कॉन्शियस, अवेयर होना। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? अवेयर होना किसी चीज को लेकर। माइंडफुल, आपको वो चीज पता है, आपके माइंड में है, यू आर माइंडफुल ऑफ दैट थिंग। तो ये दोनों वर्ड इसके एंटोनिम्स हो गए। 12 ओवरऑल, नाउन है, ठीक है। ओवरऑल क्या होता है? द एक्ट ऑफ कंप्लीटली चेंजिंग अ सिस्टम, किसी सिस्टम को कंप्लीटली चेंज करने का जो एक्ट होता है, जो प्रोसेस होता है, सो दैट इट वर्क्स मोर इफेक्टिवली। चेंज क्यों किया जा रहा है? कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करे। सिनोनिम्स: रिवैम्प, पूरा अच्छे से बनाना, रिमॉडलिंग, रिमॉडल करना, ठीक है, अच्छा कर देना, चेंजेस ला के उसमें। एंटोनिम्स क्या होगा? निग्लेक्ट, ठीक है, डिलैपिडेशन। दोनों वर्ड ये शो करते हैं कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, वो चीज वर्स से और वर्जन हो रही है, बैड से वर्स हो गई है, ठीक है, अब वर्स्ट हो जाएगी, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने उसको निग्लेक्ट कर दिया है, ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया है, तो वो डिलैपिडेशन की स्टेट में चली गई है। तो ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। 13 इज गलेबल। अब गलेबल किसको कहते हैं? ऐसा पर्सन जो कुछ भी बहुत जल्दी मान लेता है, किसी ने कुछ कहा वो बस मान लिया उसने, वो इतना सीधा होता है, वो मान लेता है। तो टू विलिंग टू बिलीव एवरीथिंग दैट अदर पीपल से, बहुत विलिंग होता है कुछ भी मान लेने के लिए, इसीलिए उसको डिसीव करना, धोखा देना या ट्रिक करना, फंसाना इजी होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस भी उस पर्सन को कहते हैं जो बहुत आसानी से कोई भी चीज मान लेता है। इंजेनुअस भी वही होता है, बहुत सीधा पर्सन जो कोई भी चीज मान ले, कुछ भी बोलो वो मान लेगा। एंटोनिम्स क्या है? सिनिकल, स्केप्टिकल। अब सिनिकल और स्केप्टिकल लोग क्या होते हैं? वो बहुत डाउटफुल लोग होते हैं, वो हर चीज को डाउट करते हैं, स्केप्टिसिज्म शो करते हैं, सिनिकिज्म शो करते हैं उसमें, कि वो एकदम से नहीं मानेंगे, ठीक है, वो अपोज करेंगे, उसमें फॉल्ट्स ढूंढेंगे, इसलिए ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स। फ्रेजल वर्ब्स भी है। स्टेमिंग फ्रॉम, स्टेमिंग फ्रॉम मतलब अगर हम किसी चीज को कहते हैं कि दिस स्टेम्स फ्रॉम, मतलब वो चीज उसका रिजल्ट है, ठीक है, बीइंग द रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी का रिजल्ट होना, वो कहते हैं स्टेमिंग फ्रॉम। थ्रोन अप मतलब प्रोड्यूस करना, कोई प्रॉब्लम, कोई आइडिया प्रोड्यूस करना, मतलब थ्रो अप करना। इडियम्स एंड फ्रेजेस है। कास्ट शेड ऑन, कास्ट शेड ऑन का मतलब क्या होता है? कोई अच्छी सिचुएशन है, उसको आपने खराब कर दिया। अच्छी सिचुएशन को खराब करना,
कुछ अनप्लेजेंट लाके को कहते हैं कास्ट स्ट्रेड ऑन। पुल्ड वुल ओवर द आईज, ठीक है, आई के ऊपर वुल कपड़ा ऐसे लगा दिया, मतलब कि डिसीव किया, ठीक है। तो पुल्ड वुल ओवर द आईज का मतलब क्या होता है, डिसीव करना। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि उन्हें कोई चीज पता चले। जंप थ्रू हुफ्स, जंप थ्रू हुफ्स का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आपको कंप्लीट करने पड़ रहे हैं, आपको फेस करने पड़ रहे हैं, आपको डील करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए जिसके लिए आप एफर्ट लगा दो। तो आपको वो चीज़ चाहिए, बट उस चीज़ को पाने के लिए आपको हद से ज़्यादा चैलेंजेस, हद से ज़्यादा डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ रही है। कम टू लाइट का मतलब होता है सब नोन, ठीक है, टू बी रिवील्ड और एक्सपोज, टू बिकम नोन, मतलब सबको पता चल गया, ठीक है, वो चीज रिवील हो गई, एक्सपोज हो गई, तो वो चीज कम टू लाइट हो गई। कास्ट इट्स आई, कास्ट इट्स आई का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देखना या एग्जामिन करना जल्दी जल्दी, तो उसको कहते हैं कास्ट इट्स आई। तो ये थी आज की वोकैबुलरी, सारे ही वर्ड्स थी वो इंपॉर्टेंट थे, सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट थे। अब हम देखेंगे किस तरह से वो वर्ड्स आर्टिकल में यूज किए गए। तो हम स्टार्ट करते हैं अब आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, अ केस ऑफ एक्सेसेस ऑन द पूजा खेदकर केस। अ केस ऑफ एक्सेसेस, एक्सेसेस का मतलब क्या होता है, एक्सेसेस का मतलब क्या होता है, अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। तो अ केस ऑफ एक्सेसेस मतलब अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर का केस है, किसका, पूजा खेदकर का जो केस है। पूजा खेदकर एंट्री इन सिविल सर्विस, पूजा खेदकर की जो एंट्री हुई है सिविल सर्विस में, कॉल्स इनटू क्वेश्चन, कॉल्स इनटू क्वेश्चन मतलब कि सवाल उठाता है किस चीज पे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो देखते हैं, even one egregious violation of the rule can cast shade on the entire process। क्या कह रहा है ऑथर यहाँ पे कि एक egregious violation भी हो जाए, एक बहुत बुरा, egregious का मतलब क्या होता है, very bad, ठीक है। तो बहुत बुरा अगर वायलेशन हो जाए, ठीक है, लॉ अगर टूट जाए, किसी कोई रूल टूट जाए, तो उससे कैन कास्ट अ शेड ऑन, कोई जो जो पूरा इंटायर प्रोसेस है उसको वो खराब कर सकता है, कास्ट शेड मतलब स्पॉइल कर सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ऑथर पहले लाइन में कि एक एक अगर एक ही हुई है, बहुत बुरी मिस्टेक हुई है, बहुत बुरा वायलेशन हुआ है रूल का, एक ही हुआ है बट फिर भी बहुत बुरा है, वो एक वायलेशन भी पूरे प्रोसेस को खराब कर सकता है। इन वॉट हैज इमर्ज्ड एज द आउटलैंडिश टेल ऑफ पूजा खेदकर, ठीक है, जो ऐसा क्या बन के आया है, जो आउटलैंडिश मतलब क्या होता है, अनयूजुअल, स्ट्रेंज। तो जो अनयूजुअल टेल है, जो स्टोरी है, स्ट्रेंज स्टोरी है पूजा खेदकर की जो सबके सामने आई है, उसमें क्या दिखाया गया है, द मल्टीपल मेथड्स बाय विच सी स्टेप्ड आउटसाइड द लॉ वुड बी फैंटास्टिक। तो जो मल्टीपल मेथड्स जिससे उसने लॉ तोड़ा है, स्टेप्ड आउटसाइड द लॉ मतलब लॉ के बाहर चली गई, मतलब लॉ को उसने तोड़ा है जिन मेथड्स का यूज करके, वो फैंटास्टिक होते, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो स्टोरी है पूजा खेदकर की, जो ये विचित्र कहानी है, जो स्ट्रेंज स्टोरी है पूजा खेदकर की, उसमें जो मल्टीपल मेथड्स उसने यूज किए हैं लॉ तोड़ने के लिए, वो फैंटास्टिक होते, काफी इंप्रेसिव होते, अगर इफ दे हैड नॉट बीन प्रूवन ट्रू, अगर उन्हें वो सच नहीं होते तो। मतलब ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कुछ कहानी में पढ़ते या शो में देखते या फिल्म में देखते, जिस तरह के मेथड से उसने लॉ तोड़ा है, तो हम काफी इंप्रेस होते उससे, बट ये सच्चाई है, ठीक है, और इसीलिए ये इंप्रेसिव नहीं है। आगे देखते हैं, हाउएवर having pulled wool over the eyes of the entire Union Public Service Commission recruitment infrastructure, उसने क्या किया है, ये सब करके उसने जो पूरा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, यूनियन पब्लिक यूपीएससी के रिक्रूटमेंट का जो पूरा सिस्टम है, उसको उसने क्या किया है, पुल्ड वुल ओवर द आईज मतलब ट्रिक कर दिया है, डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया है पूरे सिस्टम को, किस, बाय कनाइविंग एंड स्कीमिंग, और क्या करके, कनाइव करके, लोगों के साथ मिलके, डिसऑनेस्ट एक्ट करके, और स्कीम करके, प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके। इट इज अ सीन टू चिलिंग फॉर कंफर्ट, क्या है ये जो सीन है ये बहुत ज्यादा चिलिंग है, बहुत ज्यादा बैड है, ठीक है, हमें उससे आराम नहीं मिल रहा है, टू चिलिंग फॉर कंफर्ट।
अब ये कह के ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, पहले तो उन्होंने ये स्टार्ट में बताया कि एक गलती से भी पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसेस खराब हो सकता है। फिर क्या कहा कि जो ये आउटलैंडिश टेल है पूजा खेजकर का, जो स्ट्रेंज कहानी है, ठीक है, वो उसमें जो मेथड्स उसने यूज किए वो अगर रियल नहीं होते, फिक्शनल होते, हम टीवी में शो में देख रहे होते तो हम इम्प्रेस हो जाते, ठीक है, लेकिन वो ट्रू हो गए, वो सही हो गए, वो सच्ची, वो असलियत में हुए, और इसलिए, ठीक है, इसको ऑथर ने क्या कहा है, इट इज अ सीन टू चिलिंग फॉर कंफर्ट। इसीलिए ये अब ये फैंटास्टिक नहीं है, अब ये बहुत शॉकिंग है, बहुत एक तरह से हमें वरी कॉज दे रहे हैं, एंग्जाइटी दे रहे हैं, ठीक है। सी क्लेम्ड मेंटल इलनेस, उसने मेंटल इलनेस उसने ये बताया कि उसे मेंटल इलनेस है, क्लेम मतलब स्टेट करना, बताना, ठीक है। एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, उसने ये कहा कि मेंटल इलनेस है उसे, और विजुअल इम्पेयरमेंट है मतलब उसे उसको नज़र की प्रॉब्लम है, उसको दिखाई नहीं देता ठीक से। फेक्ड कम्युनिटी सर्टिफिकेट, उसने एक नकली कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनाया। यूज्ड अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू गेट चोजन, और एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी यूज किया सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। Having scored a rank that would have otherwise put her out of the reckoning, क्योंकि और उसका having scored a rank मतलब कि उसने एक ऐसा रैंक स्कोर किया था जो वैसे तो उसको reckoning मतलब जो कैलकुलेशन हुआ था जो जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का उसमें वो नहीं होती, ठीक है, मतलब उसने उसका जो रैंक था सिर्फ उसके रैंक के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्शन नहीं मिलता, उसको पोस्ट नहीं मिलती, इसीलिए इसने कहा है ऑथर ने having scored a rank that would otherwise मतलब कि अगर अदरवाइज मतलब कि दूसरे सिचुएशन में, किस दूसरे सिचुएशन में अगर उसने ये सब नहीं किया होता, उसने मेंटल इलनेस क्लेम नहीं किया होता, उसने विजुअल इम्पेयरमेंट क्लेम नहीं किया होता, उसने कम्युनिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं फेक किया होता, तो उसका रैंक इतना अच्छा नहीं था कि उसको फाइनल जो लिस्ट था उसमें उसका नाम आता, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ऑथर। Meanwhile, the hospital in Pune which issued her a disability certificate, अब जो हॉस्पिटल था पुणे में जिसने उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया था, उसने क्या कहा, said it had certified a 7% locomotor disability, उसने कहा था कि उसे 7% locomotor disability है, and that would have been practically useless in gaining concession, और जो 7% का जो locomotive disability है वो यूजलेस होता, कंसेशन नहीं मिलता, जो रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलता, एज अ हायर डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी वाज रिक्वायर्ड टू बेनिफिट, क्योंकि 7% से ज्यादा की डिसेबिलिटी होनी चाहिए अगर आपको कंसेशन रिलैक्सेशन लेना है, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में क्या कहा है, स्टार्ट किया है क्या ऑथर ने ये कहा कि बहुत ही एक भी अगर बहुत बुरा बहुत सीरियस वायलेशन होता है तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। फिर बताया कि जो स्ट्रेंज कहानी है पूजा खेजकर की, जो विचित्र कहानी है उसमें जो मेथड्स उसने यूज किए, कौन से मेथड्स, ये सारे मेथड्स लिखे हुए हैं। मेंटल इलनेस उसने क्लेम किया, विजुअल इम्पेयरमेंट उसने बोला कि मुझे मेंटल इलनेस है, मुझे विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसने कम्युनिटी सर्टिफिकेट फेक की, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूज किया। तो ये जो मेथड्स है जिससे उसने लॉ को तोड़ा और यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको ट्रिक किया, डिसीव किया, अगर वो रियल नहीं होता, वो फिक्शनल होता तो हमें काफी अच्छा लगता, हम इंप्रेस होते, बट चूंकि वो रियल है इसीलिए वो टू चिलिंग फॉर कंफर्ट है, बहुत शॉकिंग है, बहुत बैड है, ठीक। अब आते हैं आगे। Considering how persons with a true disability must jump through hoops to merely get a disability certification, अब ये कंसीडर करते हुए, ये सोचते हुए, ये समझते हुए कि जो लोग हैं जिनको जिनको ट्रू डिसेबिलिटी है, जो सही में डिसेबल है, उनको मस्ट जंप थ्रू हूप्स, उनको बहुत सारे चैलेंजेस को पार करना पड़ता है अगर उन्हें एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन मिले। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं ऑथर कि जो प्रोसेस है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन का वो बहुत चैलेंजेस से भरा हुआ है, इसलिए जो लोग जिनको सही में डिसेबिलिटी है उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस पार करने पड़ते हैं अगर उन्हें वो सर्टिफिकेट चाहिए। हर ईज ऑफ गेटिंग द सर्टिफिकेट वाइल फेकिंग डिसेबिलिटी, तो इस सिचुएशन में जब जो जिनको रियली में डिसेबिलिटी है उनको जब इतने चैलेंजेस पार करने पड़ रहे हैं, पड़ते हैं, तो जिस ईज से जितनी ईजी, जितनी आसानी से उसको सर्टिफिकेट मिल गया जबकि वो फेक कर रहे थे डिसेबिलिटी, तो ये क्या करता है, रेजेस द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सवाल उठाता है,
आर सम मोर इक्वल देन अदर्स, क्या सारे लोग इक्वालिटी पे सवाल उठाता है, क्या सारे लोग क्या ये इक्वल ट्रीट करता है, या सिर्फ कुछ लोगों को ही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कुछ लोगों को चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते हैं। She milked the privilege stemming from her father's position in the civil services. उसने अपने फादर की जो पोजीशन है सिविल सर्विसेज में, ठीक है, उससे जो प्रिविलेज मिलता है उसको, स्टेमिंग मतलब जो उसका रिजल्ट है, ये प्रिविलेज जो उसको मिला है वो किसका रिजल्ट है, उसके फादर के पोजीशन का है सिविल सर्विसेज में जो है। तो उसने इस प्रिविलेज को पूरी तरह से मिल्क किया, मतलब पूरा यूज किया एडवांटेज बेनिफिट लेने के लिए। और क्या करने के लिए, टू कमांड अ सीरीज ऑफ बेनिफिट्स दैट सी माइट have otherwise had no access to, और उससे उसने ऑब्टेन, कमांडिया के मतलब ऑब्टेन किया ऐसे बेनिफिट्स जिसके लिए जो उसको वैसे नहीं मिलता। बट अगर उसके फादर की पोजीशन नहीं होती, उसके पास ये प्रिविलेज नहीं होता, तो उसको ये बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। बट क्योंकि उसके फादर की पोजीशन थी और उससे एक प्रिविलेज आ रहा था, तो उसने प्रिविलेज को पूरा मिल्क किया, पूरा उसको एक्सप्लॉइट किया, एडवांटेज लिया और बहुत सारे बेनिफिट्स ले लिए। ठीक है, Contributing to her infamy is her fabricated OBC certificate. अब इसने काम तो किए, तो उससे उसका रेपुटेशन तो खराब हो ही गया। इनफेमी क्या होता है, खराब रेपुटेशन, बैड रेपुटेशन, ठीक है, डिसग्रेस। तो इतना काम तो उसने किया खराब, उसके साथ साथ और क्या काम किया जो उसके बैड रेपुटेशन में ऐड कर रहा है, ठीक है, उसमें उसको और बढ़ा रहा है। ठीक है, वो क्या है, उसने फैब्रिकेट किया, नकली बनाया क्या, ओबीसी सर्टिफिकेट। उसने एक ओबीसी सर्टिफिकेट नकली बनाई, यूजिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज टू राइट द टेस्ट। उसने अलग अलग आइडेंटिटीज मतलब अलग अलग लोग की आइडेंटिटी लेके उसने टेस्ट दिए। क्लेमिंग फॉल्सली ये क्लेम किया, ये झूठ बोला दैट हर पेरेंट्स वर डाइवोर्स्ड, कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। और क्यों झूठ बोला, टू ओवरकम द क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि उसको क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया उससे वो बाहर निकल जाए, उसको ओबीसी का बेनिफिट मिल जाए, जिसलिए उसने झूठ बोला कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया है। द स्कैरियर फैक्ट इज दैट नन ऑफ दिस वुड हैव कम टू लाइट। जो स्कैरियर फैक्ट है, जो ज्यादा चौंकाने वाली, ज्यादा डराने वाली बात है, वो ये कि नन ऑफ दिस वुड हैव कम टू लाइट, ये सब चीजें जो उसने की, ये किसी को पता नहीं चलता, ये पब्लिक में आता ही नहीं। Had Khedkar not indulged flamboyantly in perks not assigned to her station as a probationer, अगर खेदकर ने, पूजा खेदकर ने जो पर्क्स जो उसको असाइन हुए ही नहीं थे, उन पर्क्स को यूज कर रही थी, और वो भी इस तरह से यूज कर रही थी कि सबको दिख रहा था। फ्लैम्बॉयंटली मतलब इन अ वे कि सबको नोटिस हो रहा था। तो अगर उसने इस तरह का काम नहीं किया होता, इन पर्क्स में वो इंडल्ज नहीं हुई होती इस तरह से, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि उसने इतने सारे गलत काम, डिसऑनेस्ट एक्ट्स कर रखे। अब उसने क्या काम किए वही बताया हुआ था। सी इंस्टॉल्ड अ बीकन ऑन हर प्राइवेट लग्जरी सिडैन, जो उसकी लग्जरी सिडैन गाड़ी थी उसमें उसने एक बीकन, वो जो लाइट नहीं होती जो ऊपर लगी रहती है जो यू यू करती है, वो उसने इंस्टॉल कर दिया। एंड इलीगली स्टक अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टिकर ऑन इट, और इलीगल तरह से उसने एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टिकर चिपका दिया सिडैन पे। उसको परमिशन नहीं था, फिर भी हाँ कि मुझे दिखाना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टिकर अपने गाड़ी पे। सिविल soon receive an order cancelling her candidature। अब क्या होगा, अब उसको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर उसके पास भेजा जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि उसकी जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, It has admittedly not been a good year for qualification exams in the country। अब ये तो मानने की बात है कि क्वालिफिकेशन एग्जाम जो हो रहे हैं कंट्री में तो उनके लिए तो ये साल अच्छा नहीं है। विथ कॉन्ट्रोवर्सीज डॉगिंग मेडिकल एडमिशन, बहुत सारी जो मेडिकल एडमिशन है उसमें क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है जो डॉग कर रही है मेडिकल एडमिशन को, मतलब कि प्रॉब्लमेटिक हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। कैसी कॉन्ट्रोवर्सीज, विथ नीट यूजी, नीट पीजी एंड द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET फॉर एडमिशन इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। यानी कि जो नीट यूजी का जो कंट्रोवर्सी हुआ है, नीट पीजी का, CUET का जो कंट्रोवर्सीज हुआ है, तो इनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा साल तो नहीं रहा है क्वालिफिकेशन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, देयर इज नो मेरिट इन आर्गुइंग दैट सी माइट बी जस्ट वन एबडिशन। अब देयर इज नो मेरिट मतलब कोई यूज नहीं है, कोई पर्पस नहीं है ये आर्ग्यू करने का, ये बहस करने का कि सिर्फ वही एक केस होगी, कि सिर्फ वही एक पर्सन होगी जिसने ऐसा काम किया है। माइट बी जस्ट वन एबडिशन। एबडिशन क्या होता है, कोई चीज जो कि
अलग होती है नॉर्मल से, ठीक है, अपोज करती है, डेविएट होती है, गलत होती है, अनएक्सेप्टेबल होती है। तो ये आर्ग्यू करना कि ये बस एक केस है और बाकी पास्ट में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, ये आर्ग्यू करना ही इनवैलिड है, यूजलेस है, पर्पसलेस है। Because her excesses and those of her parents have happened as the UPSC remained completely oblivious and unable to detect fraud। और ये क्यों यूजलेस है? क्योंकि उसके जो एक्सेसेस थे, ठीक है, जो भी उसके जो डिसऑनेस्ट एक्ट थे, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था उनके पेरेंट्स का, वो होता रहा और यूपीएससी कंप्लीटली ऑब्लिवियस रहा, उसको पता ही नहीं चला इन सब चीजों के बारे में। और वो जो फ्रॉड जो उसने किया वो डिटेक्ट नहीं कर पाया था। इस वजह से कहा है ऑथर ने कि कोई यूजलेस है, कि यही एक केस होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है और भी केसेस हों, क्योंकि यूपीएससी तो अनअवेयर रही थी, यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाई थी। दिस इज नॉट एक्सक्यूजेबल। अब ये एक्सक्यूजेबल नहीं है, इसको हम फॉरगिव नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते, यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। द गवर्नमेंट नाउ नीड्स to ensure that the entire competitive examination system receives a thorough overhaul। अब गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए, गारंटी करनी चाहिए कि जो इंटायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो सिस्टम है उसको ओवरहॉल मिले। थॉरो मतलब कंप्लीट मतलब पूरी तरह से उसको रिवैम्प कर दे, रिमॉडल कर दे, चेंज कर दे, जिससे वो और इफिशिएंटली काम करे। एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सिस्टम्स मस्ट नॉट बी गलिबल। एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो सिस्टम में जो लोग हैं वो गलिबल ना रहे। ऐसा ना कि सामने कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है, वो बिलीव कर ले रहे हैं, उसको आराम से मान जा रहे हैं, ठीक है। और अनइक्विप्ड टू मीट न्यू चैलेंजेस, और जो भी नए चैलेंजेस है थ्रोन अप बाय कंटेस्टेंट्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो कंटेस्टेंट्स हैं जो एग्जाम देते हैं और जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उससे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो अनइक्विप्ड हो, उनके पास इक्विपमेंट ना, रिसोर्सेज ना हो, ट्रेनिंग ना हो चैलेंजेस से डील करने के लिए। मीनवाइल विद दिस इंसिडेंट एज द पेग, अब जो इंसिडेंट है इसको पेग लेते हुए, मतलब इसको रीजन बनाते हुए, द गवर्नमेंट मस्ट कास्ट इट्स आई ऑन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोसेस। मतलब गवर्नमेंट को एग्जामिन करना चाहिए, ठीक है, देखना चाहिए किस चीज को, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को, मेकिंग श्योर, गारंटी करते हुए, मेक श्योर करते हुए कि दैट जेन्युइन एप्लीकेंट्स आर फेयरली डेल्ट विद, कि जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स है उनको फेयर वे में ट्रीटमेंट मिले, उनको अच्छी तरह से ट्रीट करें, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पैसेज, ठीक है, ओके। अब अगर टोन की बात करें तो ऑथर का टोन क्या है, क्रिटिकल कह सकते हैं, क्योंकि ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, सिस्टम को, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाया था फ्रॉड, ठीक है, तो क्रिटिकल है। एंड एनालिटिकल भी है, क्योंकि फिर लास्ट में एनालाइज भी किया ऑथर ने सिचुएशन को, ठीक है, और एक तरह से उसने सजेस्ट भी किया कि ऐसा करना चाहिए। क्रिटिकल एंड एनालिटिकल टोन है, ठीक है। कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं जो पैसेज में यूज हुए थे। तो जो एक है वो ये है कि however having pulled wool over the eyes of the entire Union Public Service Commission recruitment infrastructure, ठीक है। however के बाद हमें पता है however क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है, और इसके बाद एक क्लॉज स्टार्ट होता है, ठीक है, however this, however that, however it करके। बट हम देख रहे हैं यहाँ पे however के बाद ing वर्ब की ing फॉर्म स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ing फॉर्म स्टार्ट हो गई और ये पूरा क्लॉज भी नहीं है, क्योंकि क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। सब्जेक्ट क्या होता है क्लॉज में, क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट के बाद कनेक्टर के बाद क्या आता है, क्लॉज आता है। क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होती है। बट यहाँ पे हैविंग पुल्ड वुल ओवर द आईज ऑफ द इंटायर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ वर्ब है, हैविंग पुल्ड वुल ओवर द आईज ऑफ द, सिर्फ वर्ब फ्रेज है। तो ये क्या है, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जब हैविंग यानी कि आईएनजी फॉर्म के साथ पुल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो तो इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो however के बाद ये कनेक्ट होता है, however it is a scene too chilling for comfort। इसके बाद however के बाद ये इसका क्लॉज है। ये जो बीच में है ना, हैविंग पुल्ड वुल ओवर द आईज ऑफ द इंटायर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कन्नाइविंग एंड स्कीमिंग, ये एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। आईएनजी फॉर्म जब भी यूज होते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म कॉमा देके,
तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, हाउएवर के बाद सब्जेक्ट है वो इट है, ये वर्ब है और ये कह रहा है ये चीज, ये तो बस एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, इन वॉट हैज इमर्ज्ड एज द आउटलैंडिश टेल ऑफ पूजा खिसकर। अब यहाँ पे वॉट है बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इनफैक्ट पूरे सेंटेंस में ही क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट हमें पता है वॉट का मतलब क्या होता है, वॉट का मतलब होता है क्वेश्चन। पर यहाँ पे देखो, इन वॉट हैज इमर्ज्ड एज द आउटलैंडिश टेल ऑफ पूजा खेतकर, तो व्हाट हैज इमर्ज्ड एज, इस पार्ट पे ध्यान दो बस। अगर सेंटेंस को ऐसे पढ़े तो इन द आउटलैंडिश टेल ऑफ पूजा खेतकर द मल्टीपल मेथड्स बाय व्हिच शी स्टेप्ड आउटसाइड ऑफ द लॉ वुड बी फैंटास्टिक इफ दे हैड नॉट बीन प्रूवन ट्रू। इतना ही सेंटेंस है। ये जो व्हाट हैज इमर्ज्ड है ना, ये बता रहा है कि किस तरह से इमर्ज हुआ है, मतलब ऑथर इसे ये हाईलाइट कर रहा है कि अभी सबके सामने आया है ये चीज, ठीक है। अगर तुम इसको हटा भी दो तो भी इन the outlandish tale of Pooja Khetkar, the multiple methods by which she stepped outside the law would be fantastic if they had not been proven to, वही चीज कन्वे करेगा, ठीक है। तो कभी इससे हम क्या सीख रहे हैं कि हर वर्ड आर्टिकल में हर एक वर्ड पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, कुछ वर्ड्स को आप स्किप भी कर सकते हो और मीनिंग इंटैक्ट रहेगी, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या स्किप करना है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, क्योंकि व्हाट हैज इमर्ज्ड के बाद उसने आंसर दे दिया, व्हाट हैज इमर्ज्ड का आंसर यहाँ पे आ गया, आउटलैंडिश टेल ऑफ पूजा खेतकर एज, क्योंकि कनेक्ट हुआ है। तो जब क्वेश्चन का आंसर हो गया तो ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, ठीक है। अब आगे और देखते हैं। उसके बाद हाँ, यहाँ पर भी देखो हैविंग स्कोर्ड अ रैंक है, कॉमा के साथ आईएनजी फॉर्म है। अब आपको पता होगा कि जब भी कॉमा के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होता है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही देता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। अगर इन सिंपल वे में कहूँ तो एज एन एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं, और एडजेक्टिव एडवर्ब्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, ठीक है। चलो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे है। कंसिडरिंग हाउ पर्सन मस्ट जंप थ्रू द हूप्स, उसके बाद सिमिंग द प्रिविलेज। यहाँ पे तो प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब पता चल रही है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। कंट्रीब्यूटिंग टू हर इन्फेमी इज हर फैब्रिकेटेड ओबीसी सर्टिफिकेट। अब ये देखो, कंट्रीब्यूटिंग टू हर इन्फेमी इज हर फैब्रिकेटेड ओबीसी सर्टिफिकेट। अब इस क्लॉज को देखो, यहाँ पे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू हुआ है, कंट्रीब्यूटिंग टू हर इन्फेमी, ठीक है। कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, फैब्रिकेटेड ओबीसी सर्टिफिकेट है। इस सेंटेंस को ऐसे भी पढ़ सकते हो, हर फैब्रिकेटेड ओबीसी सर्टिफिकेट इज कंट्रीब्यूटिंग टू हर इन्फेमी। बट यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा क्लॉज 1, इसको मान लो, और इसको क्लॉज 2 मान लो। अब प्रॉपर वे क्या होता है कि क्लॉज 1 पहले आएगा कि हर फैब्रिकेटेड ओबीसी सर्टिफिकेट, फिर इज आके कंट्रीब्यूटिंग टू हर इन्फेमी। बट कभी कभी हम उल्टा भी लिख सकते हैं, एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। तो लिखा हुआ यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग टू हर इन्फेमी इज हर फैब्रिकेटेड ओबीसी सर्टिफिकेट यूजिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज टू राइट द टेस्ट। ये सब, ये सारा, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ से तो ये एक थोड़ा कॉन्सेप्ट था जिसका आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने में आपको होना चाहिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कंट्रीब्यूटिंग टू हर इन्फेमी इज हर फैब्रिकेटेड ओबीसी सर्टिफिकेट, तो ये सब्जेक्ट है, हर फैब्रिकेटेड ओबीसी सर्टिफिकेट सब्जेक्ट है, और ये तो उसके बाद उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, इज कंट्रीब्यूटिंग टू हर, इज कंट्रीब्यूटिंग क्या टू हर इन्फेमी, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, चलो यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर सेंटेंसेस ही फॉर्म किया गया था, इसमें वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। आज के क्वेश्चंस थोड़े से इनडायरेक्ट काइंड ऑफ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का, जैसे जिन्होंने आरडीपीओ अटेम्प्ट किया है, तो उनका मेंस एग्जाम है और उसमें इंग्लिश आती है, वो ऑप्ट करते हैं एस्पिरेंट इंग्लिश, तो उसको देख के थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। जैसे व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पैसेज, प्राइमरी थीम वाला है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इससे ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा पैसेज में कि द थीम इज दिस, थीम ये है, ठीक है, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा।
अब थीम क्या होता है, जो ओवरऑल सब्जेक्ट होता है, जो चल रहा होता है पैसेज में, वो थीम होता है। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, सबसे जो एफिशिएंट होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। द सक्सेस ऑफ पूजा खेतकर इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्या सक्सेस जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो सक्सेस मिला है पूजा खेतकर को, क्या वो है थीम? क्या ऑथर सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं पूरे पैसेज में कि पूजा खेतकर को किस तरह से सक्सेस मिला, कितनी सक्सेसफुल वो हुई? नहीं कर रहे। द नीड फॉर मोर रिगरस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस, एक जरूरत है रिगरस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस की। ठीक है, अब ये सजेस्ट किया है ऑथर ने, लेकिन क्या ये पूरे पैसेज में इसी को लेके बात कर रहा है? जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसी को लेके बात कर रहा है? नहीं, ओबीसी के बारे में बात की है, और ओबीसी सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बात किया है ऑथर ने। ठीक है, उसके बाद मेंटल इलनेस हो गया, विजुअल इंपेयरमेंट, मतलब जितनी भी तरह से जो एक्ट्स, डिसऑनेस्ट एक्ट्स थे जो कमिट किए गए, उन सब के बारे में कलेक्टिवली बात किया, एग्जाम्पल दे दे के। ठीक है, उसके बाद जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पर्क्स को, पोजीशन को, प्रिविलेज को, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, ओवरऑल में ये बताया है उसने कि पूरे प्रोसेस को ही चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पे मेंशन किया कि वहां पे भी उसको एग्जामिन करना चाहिए, बट पूरे पैसेज में ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके बात नहीं की है ऑथर ने। तो ये एक एस्पेक्ट है, मेंशन किया है, पर पूरे पैसेज में उसकी बात नहीं की है। पूरे पैसेज में बात क्या की है वो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो नहीं है। ठीक है, द फ्लॉज एंड वल्नरेबिलिटीज इन द यूपीएससी रिक्रूटमेंट सिस्टम, जो फ्लॉज है, जो वल्नरेबिलिटीज है, हाँ इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि एक फ्लॉ की तो बात नहीं कर रहे, कितने फ्लॉज थे? और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाला था, ओबीसी सर्टिफिकेट वाला था, मेंटल इलनेस वाला था, ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट वाला था, उसके बाद फिर जो प्रिविलेज का यूज हुआ उसको था। तो जितने फ्लॉज एंड वल्नरेबिलिटीज थे उस पे ऑथर ने बात की है जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट सिस्टम में है। और उस इसी पे तो कह के ऑथर ने कहा कि थोड़ा ओवरऑल होना चाहिए, किसी एक एस्पेक्ट को लेके बात नहीं की कि सर्टिफिकेट प्रोसेस को ही करो बस, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को ही करो बस, उसी प्रोसेस को देखो, नहीं ओवरऑल करो, क्योंकि काफी सारे फ्लॉज एंड वल्नरेबिलिटीज। तो इसको हम रखेंगे अभी। ठीक, द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये तो पूरे ही पढ़े चला गया है। पूरे पैसेज में ऑथर ने मेंटल हेल्थ पे तो बात नहीं की है, सिर्फ छोटा सा बताया है कि उसने बोला कि उसको मेंटल इलनेस है, बट उसको लेके ऑथर ने आगे बात नहीं की कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे मेंटल हेल्थ अपना अच्छा रखना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, द बेनिफिट्स ऑफ द ओबीसी एंड डिसेबिलिटी कोटा इन इंडिया, अब बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं ओबीसी के और डिसेबिलिटी कोटा के? तो सजेस्ट किया है कि बेनिफिट मिलता है, तभी तो उसने बेनिफिट लिया, बट इसी को लेके पूरे पैसेज में बात की है क्या कि बेनिफिट्स ये होते हैं, ऐसे होते हैं, ये मिलता है, और डिसेबिलिटी कोटा का ये मिलता है, ऐसे मिलता है? नहीं, तो ये भी गलत है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही पैसेज को के थीम को बता भी रहा है। तो ऐसे जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन करो आप, तो आप एलिमिनेट किया करो ऑप्शंस को। ठीक है, और एक बार जब आप सीख जाओगे तो काफी इजी हो जाएगा। बच्चे काफी भागते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन से, कि समझ नहीं आते। अगर आपने पैसेज समझ लिया है, अगर आपने ये चीज देख ली है कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, टोन क्या है, ओपिनियन क्या है, आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे बहुत। तब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, कोई बहुत ये पहाड़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता ये। What recommendation does the passage make regarding the future handling of the UPSC recruitment process? क्या रिकमेंडेशन दिया है ऑथर ने, पैसेज ने, कि फ्यूचर में कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हैंडल करना चाहिए? तो हमें पता है कैसे कर रिकमेंडेशन तो ऑथर ने दिया था, क्या दिया था कि कंप्लीटली ओवरऑल करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट फॉर डिसेबल कैंडिडेट्स, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्व्ड सीट है उसका नंबर बढ़ा दो। नहीं, ये तो नहीं कहा है ऑथर ने। कंडक्टिंग एग्जाम्स मोर फ्रीक्वेंटली टू कैच फ्रॉड्स, अर्ली एग्जाम्स को के नंबर्स बढ़ा दो, जल्दी जल्दी एग्जाम्स कराओ। ठीक है, जिससे फ्रॉड पकड़ा जाएगा, ये भी नहीं कहा है। इम्प्लीमेंटिंग अ थॉरो ओवरऑल ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सिस्टम, हाँ ये कहा है कि थॉरो ओवरऑल कंप्लीट चेंज लाओ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सिस्टम में और वो इंप्लीमेंट करो। तो हाँ ये सही आंसर है। सिंप्लीफाइंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म फिल करते हैं उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो ये तो चीज ही नहीं डिस्कस हुई है। और एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ डिसेबिलिटी इन ओबीसी सर्टिफिकेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस, अब देखो ऑथर ने ये तो कहा है कि ओबीसी को की जो प्रोसेस है, डिसेबिलिटी वाली जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, उसमें कुछ फ्लॉज तो हैं,
जिसको ठीक करने की जरूरत है, और फ्लॉज हैं तभी तो चीटिंग हुई, डिसीट हुआ। पर ये नहीं कहा है कि एलिमिनेट कर दो, इस सिस्टम को ही हटा दो, उसने कहा कि सिस्टम को चेंज करो। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो आंसर क्या था? सी। What does the phrase pulled wool over the eyes in the context of the passage most closely mean? अब ये जो क्वेश्चन है ये काफी इजी है, ठीक है। pulled wool over the eyes का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। cheated and deceived है, persuaded and convinced है, encouraged and supported है, assisted and guided है, obstructed and delayed है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सब जितने भी देख रहे हो आपको ये आंसर आना चाहिए। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहे, इम्प्रूव करते रहे, ठीक है। जो भी कमेंट आपके डाउट्स है, जो भी आपके रिकमेंडेशन है, कुछ पूछना चाहते हैं इंग्लिश सेक्शन को लेके, रीडिंग सेक्शन को लेके, या जो पहले के सेशंस हुए हैं उनमें से किसी सेशन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।